हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम कह सकते हैं नज़रिया। आम जिंदगी में अलग अलग इंसानों का अलग अलग नज़रिया होता है। उसी तरह ही अलग अलग ऑब्जर्वर किसी इवेंट को अलग अलग तरीके से देखता है। जब कोई ऑब्जर्वर किसी इवेंट को किसी नज़रिए से देखता है तो उसको एक अलग रिजल्ट नज़र आता है, और उसी इवेंट को अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर कहीं और से देख रहा हो तो उसको वो रिजल्ट अलग नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक सा उदाहरण जो हम सब लेते हैं इस चीज़ को समझाने के लिए, वो ये कि एक चलती हुई ट्रेन है, एक यात्री जो ट्रेन में बैठा है और एक बंदा जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति तो ये समझेगा कि ट्रेन चलने के बाद जो प्लेटफॉर्म वाला व्यक्ति है वो पीछे की तरफ जा रहा होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। उस ऑब्जर्वर के नतीजे से जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो ये समझ रहा होगा कि वो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को छोड़ के आगे बढ़ रही है। दोनों ही अपनी जगह सही है, पर फर्क है उनके नज़रिए का या उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में देखने का नज़रिया है अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग पोजीशंस पे। तो ट्रेन एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसी तरह वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो खड़ा है वो एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हम यही बात करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में है क्या। साधारण भाषा में कहें, ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है टाइम के रिलेशन में। कहने का मतलब ये कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई पॉइंट है जिसकी लोकेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर XYZ है, ठीक है। अब इस पॉइंट की अवस्था को टाइम से रिलेट करें तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देख रहा हो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो वो ये कहेगा कि इसकी स्थिति XYZ पे है फला फला टाइम पे। अगर वो लगातार इसको ऑब्जर्व करता है और इसकी स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो वे भविष्य के अंदर ये आसानी से देख सकता है इसकी नई पोजीशन क्या होगी, उससे ये आइडिया लगा सकता है इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो जब कोई ऑब्जर्वर किसी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में देखता है तो वो, चाहे वो पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की हो चाहे किसी इवेंट की हो, वो ये आइडिया लगा सकता है इसकी वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन का। तो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें जो ओरिजिन पॉइंट है वो असल में ऑब्जर्वर होता है। इसी तरह अलग अलग ऑब्जर्वर से अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन सकते हैं। जिस तरह अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हैं, उसी तरह अलग अलग ऑब्जर्वर के अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। हर व्यक्ति अपनी जगह पे सही होगा या हर ऑब्जर्वर अपनी जगह पे सही होता है। वही ट्रेन वाला उदाहरण है जिसमें ट्रेन का यात्री भी अपनी जगह पे सही है और प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति भी अपनी जगह पे सही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर परिभाषिक रूप में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट विद टाइम इन विच एन ऑब्जर्वर कैन मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कोऑर्डिनेट और टाइम के साथ रिलेशन का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या कह सकते हैं आसान भी एक मेजरमेंट है जो कोई ऑब्जर्वर लेता है। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑब्जर्वर पे। तो एक इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होना चाहिए जो डिपेंड ना करता हो किसी ऑब्जर्वर पे, जो एक स्पेसिफिक या जनरलाइजेशन वाला एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करता है जो एब्सोल्यूट स्पेस के विद रिस्पेक्ट स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी से मीन कि वो चेंज नहीं होता चाहे स्पेस के किसी भी एंगल से उसको देखा जाए। उसको हम बोलते हैं एक जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके अकॉर्डिंग हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मेजर कर सकते हैं।
तो इसी आधार पे, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम ऑफ ऑब्जर्वर हो सकते हैं तो इनफाइनाइट टाइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। इन्हीं के आधार पे हम कह सकते हैं कि दो टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स के लॉ को, या कह सकते हैं न्यूटोनियन लॉ को अगर ओबे करता है या पालन करता है तो वो कहलाता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, ये कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड टाइम टी के साथ है, इसकी ओरिजिन पॉइंट और इसकी जो वेलोसिटी है वो v, ये है कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा 0। जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि न्यूटन का स्टेशनरी एब्सोल्यूट स्पेस के विद रिस्पेक्ट था, उसके विद रिस्पेक्ट एक कांस्टेंट वेग से ट्रेवल कर रहा है या मूव कर रहा है, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन न होने की वजह से ये लॉ ऑफ न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जड़त्व का नियम, उसका पालन करता है। जड़त्व का नियम का पालन ऐसे होगा कि अगर हम, जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगाई जाए। उसी प्रकार अगर वो स्टेशनरी है तो वो उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स लगा के उसको मूव ना किया जाए। तो ऐसा इस निकाय के अंदर है, या ऐसा इस रेफरेंस के अंदर है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट तब तक स्टेशनरी अवस्था में रहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स इस पे ना लगे। तो इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो जड़त्व के नियम को पूरी तरह से पालन करता है। इसी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन इसका 0 होता है। तो इसी से हम कह सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होगा इसके विपरीत होगा, कि जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करेगा, जिसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 0 नहीं होगा, वेलोसिटी जो है वो चेंज होएगी। वो वेलोसिटी चेंज होगी किसी जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो हम जो कह सकते हैं जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होता है। तो जो जिसके अकॉर्डिंग चीजें हो रही है वो होता है इनर्शियल। और ये एक मेन ऑब्जर्वर है। एक बात ये आप समझ लो कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो इस तरह ये कड़ी इनफाइनाइट टाइम चलती रहती है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑब्जर्वर या जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ रहा है वो असल में एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो भी चीजें घटित हुई उसके अकॉर्डिंग ही हुई। तो वेलोसिटी अगर इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो ये फ्रेम क्या कहलाएगा, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इसकी वेलोसिटी इसके विद रिस्पेक्ट परिवर्तित हो रही है, या कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं है, तब हम इसको कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये कहेंगे कैसे, क्यों हम कहेंगे कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रहा है। वही ट्रेन वाला सिनारियो लेते हैं। पहले क्या था कि जो व्यक्ति है ट्रेन के अंदर बैठा, उसके अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जा रहा है, और व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे है वो ये कह रहा है कि ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। तो जब ट्रेन एक निश्चित वेग से चल रही है तब तक तो चीजें नॉर्मल हैं। बाहर वाले को वही चीज दिख रही है जो अंदर वाले को बाहर दिख रही है। बाहर वाले को भी अंदर वाले के ऊपर जो फोर्स लग रही है ट्रेन के द्वारा वो स्टेबल, या कह सकते हैं कंट्रोल अवस्था में, दोनों तरफ समान अवस्था में, संतुलित अवस्था में दिख रही है। अब जैसे ही या तो ट्रेन एक्सेलरेट करे या एकदम ही ब्रेक लगा दे या डी एक्सेलरेट करे, तो क्या होगी उसकी अवस्था। जो व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठा, आपने देखा ही होगा जब सीट पे बैठे हो, महसूस किया होगा कि एकदम से कोई चीज रुकती है चलती तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ट्रेन रुकी पर हम स्टेशनरी अवस्था में थे जब तक कि ट्रेन
कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, जैसे ही वो रुकी उसकी वेलोसिटी में जो भी फर्क आया हो, पर हम स्टेशनरी से गति के अंदर आ गए। जैसा कि जड़त्व का नियम कहता है कि जब भी स्टेशनरी से गति के अंदर आएंगे तो कोई ना कोई फोर्स लगेगी, पर इस कंडीशन में फोर्स कौन सी लगी? कोई फिजिकल फोर्स तो पे लगी नहीं, तो वो व्यक्ति कैसे ट्रेन के अंदर आगे गया? उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये तो जड़त्व के नियम का पालन हुआ नहीं, क्योंकि फोर्स जो लगी वो एक ऐसी फोर्स थी जो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फिजिकल फोर्स तो किसी ने ना तो धक्का मारा और ना ही कोई ऐसा फंक्शन था ट्रेन के अंदर जो हमें आगे की तरफ धकेल दे। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी है, पर फिर भी हम ये कहेंगे कि ये कोई फिजिकल फोर्स तो है नहीं जो इस पे काम करी। तो ऐसी फोर्सेस जो होते हुए भी ना होते हुए भी एग्जिस्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी फोर्स, या जिसको हम फिजिक्स के अंदर कहते हैं सूडो फोर्सेस। और सूडो फोर्स जहाँ एग्जिस्ट करती है वहाँ जो सामान्य नियम जो है फिजिक्स के या न्यूटन्स के जो लॉ है वो एग्जिस्ट नहीं करती या काम नहीं करती। तो यही जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जो फ्रेम है इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है असल में वो सीधे तरीके से न्यूटन्स के लॉ का पालन नहीं करता, वहाँ हमें एक इमेजिनरी फोर्स माननी पड़ती है। वो इमेजिनरी फोर्स कई तरह की होगी। जब हम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर या एक सीधी गति की बात कर रहे हो तब उसके अंदर हम देखते हैं कि इस तरह से अगर कोई एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई पार्टिकल या कोई व्यक्ति है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, तो वो गति कर रहा है, उस पर सारे रूल लागू हो रहे हैं जड़त्व के, उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया का, फ्रिक्शन वाले जो भी रूल हैं वो फॉलो हो रहे हैं। अगर मान लो ये इस स्थिति से इस स्थिति तक पहुंचा तो हमें इसकी जो टाइम के अकॉर्डिंग हम इस स्थिति और इस स्थिति को अगर मेजर करेंगे तो हम इसकी वेलोसिटी को नाप सकेंगे। अगर वो वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ गया तो हम इसको कह सकते हैं कि एक जड़त्व का नियम इस पे लागू हुआ या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये गया। पर यदि ये व्यक्ति मूव इस तरीके से ना करे, अगर ये एक पोल के या किसी भी एक स्तंभ के चारों ओर सर्कुलर गति करे या वर्ताकार गति करे, तब हम क्या कहेंगे कि वो तो उसके अंदर विस्थापन तो हुआ नहीं, क्योंकि हम किसी भी दूरी को मापते हैं विस्थापन से। तो इसमें क्या हुआ, ये व्यक्ति मूव तो किया पर इसमें विस्थापन नहीं हुआ, बल्कि एक सर्कुलर पाथ में ये गति करता रहा। अब इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि या ये एक इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम को तो हम कह सकते हैं कि जो चल रहा है जिसमें जड़त्व के नियम लग रहे हैं वो एक इनर्शियल फ्रेम है, और जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होता है वो एक इनर्शियल फ्रेम ही होता है, और जो प्लेन मूव कर रहा हो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है जिसके अंदर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट न हो। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि एक्सेलरेशन अगर मौजूद हो तो वो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस कंडीशन में भी यही है, ये मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज हो रही है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, और एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर अगर चेंज होगा वो नहीं भी होगा तो भी हम कहेंगे कि जो सर्कुलर गति होती है, सर्कुलर मोशन होता है, उसके अंदर जो फ्रेम होगा, अगर इसको जेड एक्सिस माने, इसको एक्स और इसको वाई माने, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो उसके अंदर दो तरह की उसको संतुलित करने के लिए फोर्सेस लगती हैं। एक होती है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो बाहर की तरफ, ठीक है, और सेंट्रीपिटल जो है अंदर की तरफ इसको खींचती है। जब तक ये संतुलित है तो वो इसी पाथ पे से घूमता रहता है। पर जब हम बात करें
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़्यादा होने की सेंट्रीपेटल से, तो संतुलन इसका चेंज हो जाता है, तो ये वस्तु बाहर की तरफ जाने लगती है। उस कंडीशन में जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपेटल से ज़्यादा हो जाए, वस्तु बाहर की तरफ जाए, तो इसकी गति जो है, मान लो वो यहाँ थी, इस कंडीशन में थी, जैसे जैसे ये बाहर की तरफ जाएगी, ये सीधी ना जाकर इसे घूमती हुई जाएगी। अब ये अगर इस तरफ जा रही है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जैसे जैसे इस तरफ जाएगी घूमते हुए सर्कल में ये इस तरह की गति भी करेगी। ये जो गति है ये हुई है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनके अलावा यूलर फोर्स और एक्सेलरेशन, ये चार तरह की जो फोर्स है वो सूडो फोर्स होती हैं किसी मोशन के अंदर, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे स्ट्रेट लाइन का मोशन हो। ये चारों सूडो फोर्सेस जो हैं ये ही इनिशियल फ्रेम और नॉन इनिशियल फ्रेम के अंदर बेसिक डिफरेंस पैदा करती हैं। अब एक पृथ्वी की उदाहरण को समझिए। हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक सर्कुलर मोशन के अंदर है, सर्कुलर मोशन के अंदर तो है, पर उसके अंदर हम उसको इनिशियल फ्रेम के रूप में मानते हैं, पर वो इनिशियल फ्रेम है नहीं, वो क्या है, नॉन इनिशियल फ्रेम। क्योंकि उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो हवाएं होती है वो कोरियोलिस फोर्स को कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव से गति करती हैं। कोरियोलिस फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन से पैदा होती है। अगर हम उसका कंपैरिजन ग्रेविटी या अदर फोर्सेस के साथ करें जो पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती है, तो उनका पोर्शन बहुत कम होता है, सेंट्रीफ्यूगल का और इसका, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल को ग्रेविटी काउंटर कर लेती है, और इसी तरह जो कोरियोलिस फोर्स है वो भी काउंटर हो जाती है। बहुत बड़ा इफेक्ट अपनी आम जिंदगी पे इससे नहीं पड़ता, तो हम इसको नॉर्मल जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में हम इसको इनिशियल फ्रेम मानते हैं, पर असल में ये कोरियोलिस फोर्स इतनी भी कमजोर नहीं है। आपने फौकॉल्ट पेंडुलम के बारे में सुना होगा, उसका इस्तेमाल ही इसको मेजर करने के लिए किया जाता है। एक सिनारियो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर ये देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, और कोरियोलिस फोर्स जो है वहाँ अच्छी तरह से शो हो जाती है। यानी कि एक आम से पेंडुलम, फौकॉल्ट पेंडुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा होता है, उसके अंदर जो सर्कुलर पाथ है वो इस तरह पृथ्वी की गति से प्रभावित होता है कि एक ऐसा, वो सीधा राउंड ना बना के उसको घुमाए, वो सीधा सर्कल ना बना के एक ऐसा पाथ ड्राइव करता है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कोरियोलिस इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिक डिफरेंस जो इनिशियल नॉन इनिशियल के अंदर था वो यही था कि इनर्शियल फ्रेम जो है वो गति के सारे नियमों का पालन करता है, जिसके अंदर वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। नॉन इनिशियल फ्रेम के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, और वो ओबे नहीं करेगा सारे गति के नियमों को। उस कंडीशन में कि ये हमारे नॉर्मल नियमों के साथ काम कर सके, हम यूज करते हैं सूडो फोर्सेस, जो असल में न होते हुए भी एग्जिस्ट करती हैं, जो काउंटर करती हैं उन फोर्सेस को जो इनिशियल फ्रेम के अंदर है। यानी कि अगर हम ma की बात करें, फोर्स इक्वल ma, तो सूडो फोर्सेस को काउंटर करने के लिए ma के अंदर होगी -ma, और यहाँ जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपोजिट है। पर इस तरह की अगर कोई भी आपको फोर्स दिखे तो समझ लेना कि वो सूडो फोर्स है। तो आज के सिनारियो में ये इस तरह इंटरकनेक्ट हो चुके हैं कि हम महसूस नहीं कर पाते कि कौन सी सूडो फोर्स है। आम जिंदगी के बहुत से उदाहरण हैं। एक स्केटबोर्ड करता हुआ व्यक्ति पत्थर आने पे स्केटबोर्ड के रुकने पर भी आगे की तरफ गिर जाता है। बस के अंदर बैठे हुए, साइकिल चलाते हुए, से बहुत से उदाहरण हमें मिलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस थे इनिशियल और नॉन इनिशियल फ्रेम के। इनका इस्तेमाल अगर हम देखें तो हम बेसिक इस्तेमाल इनका करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।